Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well at your places. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 8, which is about comparing quantities. जब हम बात करते हैं comparing quantities के बारे में तो हमें ये तो पता है कि compare का मतलब क्या है, यानी कि हमें कुछ compare करना है। और जब भी हम compare की बात करते हैं तो हमारे पास हमारे दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तभी तो हम compare कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। या फिर हमें कुछ रेट वाइज कंपेयर करना हो, एक में कि हाँ पहले इतना था, पहले ऐसा था, मतलब कंपैरिजन में दो चीजें आना ही आएंगी ही आएंगी। फिर बात आती है क्वांटिटीज की, क्या किस तरीके से, मतलब क्या कंपेयर करते हैं। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज। आप कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बट द थिंग इज हियर वी आर क्लासिफाइंग द थिंग्स इन आवर मैथमेटिकल वर्ल्ड इन टुडेस क्लास विद द क्वांटिटीज। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो रिकॉलिंग रेशियोज एंड परसेंटेजेस। आपको रेशियोज तो पता होंगे क्योंकि आपने फ्रैक्शन में अपनी अलग क्लासेस में पढ़ा हुआ है। परसेंटेज का भी छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जब आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको किसी पर्टिकुलर नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है। So, ratio. When we compare two quantities having the same unit, the comparison is referred as ratio. This relation gives the number of times one quantity is equal to the other. In simple words, it is a representation that expresses two quantities as a fraction. क्योंकि जो रेशियो होते हैं उनमें हम डिवीजन में, क्योंकि फ्रैक्शन में देख रहे हैं, तो अगर वहां पे किलोमीटर एंड किलोमीटर, तो किलोमीटर किलोमीटर हम कैंसिल आउट कर देते हैं। और हम हमेशा ये अपना मतलब क्लियर रखते हैं कि जो आपका रेशियो होगा, द यूनिट विल बी same. Okay, the unit should be same. So the comparison of any two numbers quantities using ratio is only possible when they have the same unit. The sign is used to denote this. ये आपका साइन है जिसे हम कहते हैं is to sign as well. जब आपके पास रेशियो आता है ना कि 2:3, 4:5, तो इस टू जो है इसका मतलब ही इस टू है। Now a ratio can be written as a fraction, say 3:4 can be written as x/2, means आप इसे कर सकते हैं 3/4. The first term of ratio is called the antecedent and the second term is called the consequent. In other words, ratio means comparing two quantities. Next we have our percentage. So the percent of the word percent means 100. यहाँ पर बच्चे आप समझिए कि आपने कभी भी देखा कि मेरे आपकी कितनी परसेंटेज आई, तो कोई बच्चा बोल देता है मेरे 65% आई। आप उससे कभी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते कि 65% आउट ऑफ व्हाट। आप सबको पता है, हमें भी पता है कि जो टोटल होता है वो क्या होता है, वो 100 होता है। तो जब भी बात आती है परसेंटेज की, तो ये इट मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, हमें छोटे क्लासेस से पढ़ाया गया है कि वो आउट ऑफ 100 ही होगा आपका, कि जो भी अमाउंट है वो 100 के बेसिस पर ही कंसीडर किया गया है। Therefore, the term percent means out of 100. A percentage is a part of a whole quantity. It is a number without any unit or dimension. In fractional form, if the denominator is 100, then the numerator is the percentage is represented by the symbol. ये आपका symbol है percentage का, and we read it as percent. How many percent you have? 30%, 40%, like this. Okay. Now percentage can be written as a fraction. So 30% can be written as 30/100. ये आपको कैसे समझना है? This is your percent sign, and we already understood कि परसेंट का मतलब ही आउट ऑफ 100 होता है। परसेंट मीन्स 100, यहाँ पर बोला है परसेंट मीन्स 100। तो जब आप ये परसेंटेज का साइन हटाओगे तो यू हैव टू पुट 100 एज योर डिनोमिनेटर। हमेशा इस बात को क्लियर रखना, अगर आपको परसेंटेज हटानी है तो यू हैव टू डिवाइड इट विद 100, और अगर आपको परसेंटेज कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, so you have to multiply with it 100. Okay, now for example, a basket had two types of fruits, say 16 apples and 4 bananas. Then the ratio of the number of bananas to the number of apples is 4:16, क्योंकि टोटल आपके मतलब 4:16 का आप रेशियो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द कंपैरिजन कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रैक्शन 4/16, दैट इज इक्वल टू 1/4. So the number of bananas is 1/4 of the number of apples. In the terms of ratio, this is 1:4. Read as 1:4. आगे चलते हैं बच्चों, नंबर्स ऑफ एप्पल्स टू अ नंबर ऑफ बनानास, तो आप इसे 16। अभी रेशियो में ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज आपकी चॉइस है कि आपसे रेशियो पूछा क्या, अगर आपसे पूछा एप्पल टू बनाना तो आप 16/4 करेंगे, ठीक है। बनाना टू एप्पल पूछा हुआ है तो आप 4/16 करेंगे। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। By fraction method, there are 4 bananas out of 20 fruits. So percentage of banana is 4/20 multiply 5/5. आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया। तो टोटल आपके 4 बनानाज हैं और फ्रूट्स कितने टोटल है आपके 20। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आपका आंसर वही आएगा। और ये आपके लिए बहुत इजी है कि 4/20 कीजिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%।
So percentage of apples plus percentage of bananas 100 or percentage of apples plus 20 is equal to 100. So percentage of apples is 100 minus 20. अगर आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक फ्रूट बास्केट है उसमें आपके 20% क्या है, 20% आपके एप्पल्स है तो बताइए कि 20% आपके बनाना है तो बताइए कि एप्पल्स कितने होंगे। तो आप 100 में से 20 माइनस कर देंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि टोटल कितना होता है, टोटल होता है आपका 100, 100 minus 20 that is equal to 80. Now there are two methods to find the percentage by fraction method. For example, if there are 20 boys out of 50 students in this class, then find the percentage of boys. To make the denominator 100, we need to multiply both the denominator and numerator with 2. So यहाँ पर 20 by 50 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, वो हो जाए आपका 100। तो आप 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, तो आंसर आएगा। और जब हम फ्रैक्शन में कहते हैं कि अगर किसी नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा तो हमें न्यूमरेटर को करना ही पड़ेगा। तो 40 by 100, 100 हटेगा तो परसेंटेज का साइन आपका आ जाएगा। सो द परसेंटेज ऑफ बॉयज इज 40%। नाउ दिस इज योर फ्रैक्शन मेथड। अब हमारे पास है हमारा यूनिटरी मेथड। सो इन द यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड मल्टीप्लाई इट विद द रिक्वायर्ड number of units. For example, in the above example, there are 20 boys out of 50 students. Then out of 100 students, the number of boys will be, तो आप 20 by 50 कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कितना था 50, कितने के लिए पूछ रहे हैं, बॉयज के लिए, विच इज 20, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40%। जीरो से जीरो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 4, 4 multiply by 10 that is equal to 40%. So now we have example number 1. A picnic is being planned in a school for class 8. Boys are 60% of the total number of students and are 18 in number. The picnic site is 55 kilometers from the school and the transport company is charging at the rate of rupees 12 per kilometer. The total cost of refreshment will be 4,280. Can you tell the ratio of the number of boys of the टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास? तो आपको पता है 60% कितने हैं, बॉयज है, तो 40% ऑब्वियसली क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। To find the ratio of boys to girls, Priya and Jitu came up with the following answers. They needed to know the numbers of girls and also the total number of students. So 60% are boys. हमें टोटल जो है आपका ये x हमें नहीं पता है, तो 60 by 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 18। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज टोटल 30। आपको पता है कि बॉयज कितने 18, तो आप 30 में से 18 माइनस कर देंगे तो फिर आपके पास बचेगा 12 जो कि आपका होगा गर्ल्स के लिए। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि देयर आर 60 बॉयज आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, सो देयर इज वन गर्ल आउट ऑफ 100 by 60 स्टूडेंट। सो 18 बॉयज आर आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट? आप 100 by 60 मल्टीप्लाई बाय 18 कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज 30। तो जो भी आपको मेथड इजी लगे, चाहे आपको प्रिया का मेथड इजी लगे तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो, जीतू का मेथड इजी लगे तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। नाउ सो द नंबर ऑफ गर्ल्स 30 minus 18 that is 12, hence ratio of the number of boys to the number of girls is 18 is to 12। so आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे and you have 3 by 2, so you can represent it 3 is to 2। to find the cost per person, transportation charges, डिस्टेंस वो बोथ वेज मल्टीप्लाई बाय रेट। तो अगर 55 किलोमीटर जाने का है तो 55 किलोमीटर आने का भी होगा, तो आप 55 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू हैव 110 किलोमीटर। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर के लिए 12 रुपए का कॉस्ट है, तो 110 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 1320। टोटल एक्सपेंस रिफ्रेशमेंट चार्जेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपके हो जाएंगे ये। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 18 गर्ल्स, सॉरी 18 बॉयज, 12 गर्ल्स एंड 2 टीचर्स 32 पर्सन। आप इसे डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 175। Now, the third part, the distance of the place where first stop was made, that is 22 kilometer. To find the percentage of distance is, so 22 by 55 multiply by अगर आप 100 कर देंगे, you will get your answer 40%। या फिर आप यहाँ पर 22 by 55 सीधा डायरेक्ट 155 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर 40% आ जाएगा। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को वो कर रहे हैं इसलिए। Now students both came out with the same answer, that the distance from their school of the place where they stopped at was 40% of the total distance they had to travel. Therefore, the percent distance to be traveled 100% minus 40% that is equal to 60%. Now we have our exercise 8.1. Find the ratio of the following. Devanshi works in office for 6 hours and Yuvansh works for 8 hours in a office. Find the ratio of their working hours. तो इनका 6:8 होगा। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे
तो आप 6/8 को अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो दैट इज 3/4. सो सिंप्लीफिकेशन के बाद इनका रेशियो हो जाएगा 3:4. One pot contains 8 liter of milk while other contains 750 milliliter. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लीटर कहा गया है, वहाँ मिलीलीटर कहा गया है, यूनिट ही अलग है, तो पहले आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो उसके बाद आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. ओके. नाउ स्पीड ऑफ अ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्कूटर इज 30 किलोमीटर पर आवर. यूनिट आपकी सेम है, तो आप इजिली रेशियोस में बता सकते हो. तो आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो बच्चों. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन अ बैग देयर आर 75 ब्लू balls and 15 black balls. So what is the percentage of both balls to the total number of balls? तो आपका टोटल कितना होगा? 75 प्लस 15 करना पड़ेगा सबसे पहले आपको. दैट इज इक्वल टू 90. अब यहाँ पर आपकी जो 75 बॉल्स हैं आउट ऑफ 90, उनकी परसेंटेज कैलकुलेट के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 15 बॉल्स जो है आपकी आउट ऑफ 90, उसके लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये 1 2. अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 and 1 2 5 3. सो 250 डिवाइडेड बाय 3 आपको करना पड़ेगा. यहाँ पे 0 0 5 3, यहाँ 50/3 करना पड़ेगा. सो कुछ रेशियो आपका पॉइंट में आए, परसेंटेज पॉइंट में आएगी 83.3%. और यहाँ पर आएगा 126 टू फिर से 16.6 कुछ समथिंग परसेंटेज आपका आएगा. टोटल बॉल्स तो 90 आउट ऑफ टोटल. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बोथ बॉल्स टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स? ठीक है, तो आपको ये इस 126 ये आपका आंसर होगा. आप इसे प्लस करके देख सकते हैं. 10 1 10 1 100 ही आएगा. Next we have question number 3. If the compound ratio of 5:8 and 3:7 is 40:x, find the value of x. तो आप इसे किसी भी इससे इक्वलेट कर दीजिए. तो आप इसे अगर ऐसे देखते हैं, if the compound ratio of this and this is this, find the value of x. 5 3s are 15, 8 7s are 56. फिर आप इसे इस तरीके से देख लीजिए, तो आपका आंसर यहाँ से इनको इनसे 45 से मल्टीप्लाई करके इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. So students, next we have question number 4. If the compound ratio of 7:5 and 8:x is 84:60, find the x. So यही सेम आप करेंगे. 7, आप इसे ऐसे कर लीजिए, 7/5 and multiply 8/x is equal to 84/60. आप इसे ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. 5 8 40 and 7x. So 40 डिवाइडेड बाय 40 आपको करना होगा 7x, दैट इज इक्वल टू. तो आप इसे मतलब जो आपको चॉइस लगे ना, आप दोनों में से अगर आप ऐसे भी करते हैं 7:5 and 8:x, तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि आपको 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और इनको इनसे मल्टीप्लाई, मतलब 7 8 एंड दिस, तो आपका आंसर आ जाएगा. सेम मेथड करना है जो आपने यहाँ पे किया. ठीक है. तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 एंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 4:5 इज. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3:4 एंड 4:5, तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 4 आपका 12 आएगा, इस टू 4 5 20 आएगा. फिर आप इसे इक्वलेट कर देंगे 45:x के. तो 20 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो. ठीक है. सेम प्रोसेस है, तीनों क्वेश्चन के 3 4 5 सेम प्रोसेस है. Now in a primary school there shall be 3 teachers to 60 students. If there are 400 students enrolled in the school, how many teachers should be there in the school in the same ratio? तो अगर 3 टीचर्स हैं आपकी 60 स्टूडेंट्स पर,
तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 1:20, यानी कि हर एक 20 बच्चे पर आपके पास एक टीचर है। तो 400 के लिए आप क्या कर देंगे कि आपको पता नहीं है कि कितना है, इस टू 40 कर देंगे, 400 कर देंगे, तो आप इससे अपना आंसर निकाल सकते हैं। 400 डिवाइडेड बाय आप 20 करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20 टीचर्स है। ओके, now in an election 25% of the members voted for candidate A. If 20,000 votes were cast in all, about how many voted for candidate A. तो आपको 25% कैलकुलेट करना है of 2000. In election 25% of members voted for candidate A. 2000 votes were cast in all, about how many voted for candidate. Okay, 25% परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100, टोटल आपका 2000 है, 20 से 20 गए, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50, और ये तो टोटल 500 लोगों ने कैंडिडेट ए के लिए वोट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन इफ 9 out of 24 students scored below 75% marks in a test, find the ratio of a student scored below 75% marks to the student scored 75% and above. So यहाँ पर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर 9 ने, तो 9:24 के लिए है, राइट, और 9 out of 24 स्टूडेंट्स, तो आप 9 को माइनस कर देंगे 24 में से, 4 और 20 में से आपने 5 किया, दैट इज 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 15, राइट। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है रेशियो 9:15 के लिए, क्योंकि जो 9 है उनके लेस आए हैं 75% और इनके आए अबव 75%, तो रेशियो आपका हो जाएगा 3:5। Find the ratio of students scored below 75% marks to the students scored 75% and above marks. तो 3:5 आपका रेशियो आ जाएगा। Now students, we have our next concept which is finding discounts. It's very common these days that there is a sale and the products articles are at discounted price. Basically, discount is the reduction in the market price MP to increase the sale and to promote the product. So we can get the amount of discount by subtracting the sale price from the market price. So आपका डिस्काउंट क्या हो जाएगा बच्चों, मार्केट प्राइस में से अगर आप सेल प्राइस माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट बाय 100। तो डिस्काउंट बाय 100 क्योंकि डिस्काउंट आपको जनरली जो मिलता है वो परसेंटेज में मिलता है, राइट। सो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर देंगे तो आप डिस्काउंट को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्डू वेंट टू अ शॉप टू बाय अ बुक, प्रिंटेड प्राइस ऑफ the book is 80 rupees, but shop owner gave him a discount of 15%. How much amount has Gudu paid to buy the book? What is the discount percentage? So 15 देखिए परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 आएगा और टोटल जो अमाउंट पेड करना था वो 80 था। तो यहाँ पर आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। आप 80 रुपीज में से 12 रुपीज माइनस कर देंगे तो उसे 68 रुपीज पे करने हैं। अब हमसे ये पूछा जाए कि डिस्काउंट परसेंटेज कितनी थी, तो 50, ठीक 15% थी टोटल, मतलब उसे डिस्काउंट मिला कितने का, तो 15 by 80 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 18.775। लेट अस सी मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 2, a cycle is marked at 3600 and sold for 3312. What is the discount and discount percentage? Now students, we have example number 2. A cycle is marked at 3600 and sold for 3312. What is the discount and discount percentage? So ये आपका डिस्काउंट है, मार्क प्राइस क्या है आपका 3600 और आपको जो आपने वो मतलब एंड सोल्ड फॉर दिस मच 3312, तो ये आपका आया ₹288. So since discount is calculated on mark price, for calculating the discount percentage, we use MP, which is mark price, as the base. So 288 divided by mark price multiply by 100, you will get 8% as your discount percentage. तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Now estimation in percentage. To understand the estimation, let's take an example. For example, if the price of a product in the mall is for 198.80 and it is available at discount of 15%, then how would you estimate the amount to be paid? So these are the steps to estimate. तो ये आपका क्या है, अमाउंट है, ठीक है। आप इसका राउंड ऑफ करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 500। ओके, अब आपको यहाँ पर 15% का डिस्काउंट मिला है। कैलकुलेट द 10% ऑफ 500, तो वो क्या होगा, 10% ऑफ 500 होता है 50, ठीक है।
10 by 100 multiply by 500, you will get your 50. Find the half of it. So 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25. So 50 plus 25, क्योंकि 10 का हाफ क्या होता है 5. तो आप देखेंगे कि 50 plus 25 कितना हो जाएगा, that is equal to 75. Therefore, the bill amount will be reduced by approximately 75 and you have to pay 425 rupees. तो इस तरीके से आप estimation कर सकते हो. Now, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो हमसे जीएसटी चार्ज करती है, वेट चार्ज करती है, या हमारी तरफ से किसी भी गुड एंड अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमारी तरफ से टैक्स होता है. ठीक है. सो सेल्स टैक्स एसटी इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम. It is collected by the shopkeeper from the customer and given to the government. This is therefore always on the selling price of an item and is added to the value of the bill. यानी कि जो भी अमाउंट होगा, जो भी हमारे पास प्राइस है, उसमें इस अमाउंट को हम ऐड कर देंगे. In other words, sales tax ST is imposed by the government when a product is sold to the customer. The shopkeeper will collect the tax and pay it to the government. It is therefore charged on the selling price of the item and then later added to the bill. ये आपका सेल्स टैक्स है, ये होता है टैक्स परसेंट ऑफ बिल अमाउंट. तो टोटल बिल क्या होगा, जो कि कॉस्ट ऑफ द आइटम है, और सेल्स टैक्स को उसमें ऐड कर दिया जाएगा. तो यहाँ पर अगर आपके पास एग्जांपल नंबर 4 है, तो द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज एट अ शॉप वाज 450. द सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%. व्हाट इज द बिल अमाउंट? तो आप इसका 5% फाइंड आउट करेंगे. 5 by 100 मल्टीप्लाई बाय 450 आप कीजिए. 0 से 0 आपका कैंसिल होगा एंड यू हैव योर 22.50. अब आप इस 22.50 को 450 में प्लस कर लेंगे. सो रिजल्ट विल बी 472.50. Value added tax VAT is also a type of tax charged by the government for public welfare expenses. This tax is already included in the price of the product. At present, a percentage of VAT is imposed in almost all the products and services. यानी कि जिस तरीके से आपने अभी एक एसटी टैक्स देखा था, अब हमारे पास आ जाएगा वेट, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू एडेड एक्सपेंसेस है उसमें ये टैक्स लगता है. सो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5. Vardhan bought a mixer grinder for 3,300 including a tax of 10%. What was the price of the mixer grinder before VAT was included? तो आप इसका 10% फाइंड आउट करेंगे. दैट इज आप 100 by 110 करेंगे. ऐसा क्यों? For 100, 10% VAT will be 10. So if we add the VAT to 100, so it will be 110, right? So 100 upon 110 multiply by 3,300 हम करेंगे. So you got 3,000. Hence the price of mixer grinder before adding value added was 3,000 rupees. Next we have goods and services tax. GST is a new tax levied by the government since 1st July 2017. This tax is charged on supply of goods or services or both. So GST original price multiply GST percentage by 100. तो नेट प्राइस क्या आ जाएगा कि ओरिजिनल प्राइस में आप जीएसटी प्लस कर देंगे. तो बच्चों ये हमारे थे 3 तरह के टैक्स. सबसे पहले आपके पास आया सेल टैक्स, फिर आपके पास आया वेट टैक्स, और लास्ट में आपके पास आया जीएसटी टैक्स. Now students, we have example number 6. Kavina bought a magazine for 784 which included GST of 12%. What was the price of the magazine before GST was included? तो यहाँ पर आपकी GST क्या है 12% है. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 100 रुपीज पर आउट 12% ऑफ 100 दैट इज क्या होगा कि अगर 100 पे कंसीडर करें तो वो 12 रुपीज. देन on including GST of 12 to 100, the price of magazine will be 100 plus 12, that is 112. For 1 rupee, the actual price is 100 by 112 और आपका क्या है 784 rupees. So 100 by 112 multiply by 784, it's equal to 700. इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे. Therefore, the original price of the magazine before GST was included was 700. आगे बढ़ते हैं बच्चों. Now difference between VAT and GST means VAT and GST. So VAT, value added tax, is an indirect tax that is already included in the selling price. It is collected by the state government, which is then paid to the central government. GST, goods and services tax, was introduced as a single and compressive taxation concept to remove the cascading effect of taxes. GST is imposed on all types of goods and services across the कंट्री. जब आप किसी चीज को सेल मतलब खरीदने जाते हैं तो जो आपका वीएटी है ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होता है, और जो जीएसटी है वो तो आपने देखा होगा कि जब आपके पास बिल आते हैं तो वो टैक्सेस आपको अलग से दिखते हैं. जो आपका वैट है ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट से लिया जाता है, और जो आपका जीएसटी है ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है. ठीक है, वो उसके द्वारा उसके लिए कंडक्ट किया गया है. नाउ यू हैव एक्सरसाइज 8.2. सो लेट्स सॉल्व दिस.
Question number 1, Abhi's bill in a shop is 477.80 and the shopkeeper gives a discount of 15%. How would Abhi estimate the amount to be paid? यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि अमाउंट एग्जैक्टली कितना पेड करना होगा। तो आप इसका राउंड ऑफ करेंगे। 477 का जो राउंड ऑफ होगा वो क्या होगा, वो 500 होगा, राइट। तो अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे कि 500 जो है उसका 10% आप बताइए क्या होगा। तो 10% बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 50 रुपीज, राइट। 15% बोला, एग्जाम्पल में भी ऑलरेडी करा चुकी हूँ इस तरह का क्वेश्चन में। अगर आप 50 का हाफ बोले यानी कि 10% का हाफ 5%, तो 50, अगर 10% 50 है तो 5% कितना होगा, ऑब्वियसली 25। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75 रुपीज। अब ये जो आपका 75 है आप इसे 477.80 से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अमाउंट कितना पे करना है। सो 402 रुपीज 0.80 आपको पे करना है। Now, students, we have question number 2. Mohit bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he paid is 1600, find the mark price. तो आपको मिला 20% का। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 20% जो आपको मिला होगा वो कितने पे मिला होगा आपको, वो 100 रुपीज पर आपको मिला होगा, राइट। यहाँ पर आपको मिला है डिस्काउंट। तो अगर आप 20 रुपीज को 80 से माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80। अब यहाँ पर आप 80 बाय 100, क्योंकि आपको 1 रुपए पर अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर पर 100 पर आपको 80 है, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या है, 1600। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, 16 8 सा, सो यहां पर आपका आंसर आएगा 1280। Mohit bought a pair of skates at sale where the discount given was 20%. If the amount he paid is 1600, find the mark price. So यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 1280। अगर आप इसे एड ऑन करते हैं 1600 में, तो जो मार्क प्राइस था वो था 1880, जिसपे 20% डिस्काउंट मिलने के बाद मोहित ने 1600 पे करा। Now question number 3, the cost of a pair of roller skates at a shop was 450. The sale tax charge was 5%. Find the bill amount. अगर 450 का उसका अमाउंट है और 5% चार्ज किया जा रहा है एक्स्ट्रा एज दी टैक्स, तो कितना मतलब क्या होगा उसका अमाउंट जो पे करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 5% जो दिया होगा वो दिया होगा 400, तो ये एक्स्ट्रा है, एड ऑन किया गया है। तो आप देखेंगे 105 अपॉन 100 फॉर ईच। यहाँ पर आपके पास टोटल है 450। आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ 2 9, और अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 105 मल्टीप्लाई बाय 9 45 4 4 9 945 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर विच इज 477.5। तो ये अमाउंट है जो कि अब ये टोटल अमाउंट है जो पे करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रीना bought an air cooler for 3300 including a tax of 10%. Find the price of the air cooler before VAT was added. सेम एग्जाम्पल में यही वैल्यूज के साथ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बट वहां पे कोई और पर्सन और यहाँ पर रीना है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विराट bought an article for 784 which included GST of 12%. What is the price of the article before GST was added? यानी कि जीएसटी से पहले उसका अमाउंट क्या था, क्योंकि जीएसटी के बाद 784 में इन विच इंक्लूडेड जीएसटी। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो ये जीएसटी दी हुई है वो पर 100 पे दी होगी, तो आप इसे माइनस कर लेंगे, आप इसे माइनस करेंगे, सो 88। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा या फिर आप इसे ऐसे मत कीजिए, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 784 को 88 से, 8 4 जा 32, 3 8 8 जा 64 प्लस 3 60 7 6, 8 7 जा 56, 56 प्लस 6
60 and 60 plus 2, 62. सेम यही आएगा 2 7 2 6 2 9 9 8 6 6 8 9 9 2. अब यहाँ पर आपके हैं 2012, तो ये कुछ अमाउंट आपका आएगा। तो जीएसटी से पहले अगर आप देखेंगे तो जो अमाउंट था वो कितना था, 689.92। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 times द नंबर इज 100% increase in the number. If we take half the number, what would be the decrease in percent? 2 times a number, यानी कि किसी नंबर का 2 times, फॉर एग्जाम्पल x है तो 2x is equal to 100%. increase in the number. If we take, अगर बच्चों देखिए 2x 100 है, 100% है, if we take half of the number, what would be the decrease in percentage? तो x का हो जाएगा 50%, as simple as that. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुज buys a pair of Nike shoes for 6,000 and net charge on it is 7%. Find the amount that Anuj pays for these shoes. तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 1000, द जीएसटी वाज चार्ज वाज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। ये भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। So in class 7th we have learned about simple interest. Let us recall the formula for calculating simple interest. Simple interest का आपका फॉर्मूला क्या है, P into R into T, यानी कि P stands for principal, P stands for principal, R stands for rate of interest per annum, and T stands for time period in years. So we know that when money is borrowed on a simple interest, the interest is calculated uniformly on the actual principal throughout the loan period. यानी कि जो भी इन्होंने अमाउंट लिया है उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो वो उन्हें पे करना पड़ेगा एट द एंड. But banks, post office, insurance corporations, and other financial institutions use different method of computing interest. In this method, the borrower and the lender agree to fix a certain time interval, say 1 year or a half year or 1/4 of a year, 3 months for the computation of interest and amount, and at the end of first time interval, the interest is calculated and is added to the original principal. The amount so obtained is taken as the principal for the second time interval. The amount at the end of the time interval is taken as the principal for the third time interval. बेसिकली जो टाइम पीरियड दिया उसको टाइम पीरियड पर वो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, जब भी हम बैंक्स कॉर्पोरेशंस की बात की जाए तो उस बेसिस पर। तो after the certain specified period, the difference between the amount at the end of the last period and the original principal is called the compound interest, abbreviated as CI. The time period after which interest is calculated and then added to the principal each time to form a new principal is called the conversion period. As we have discussed earlier, the conversion period may be 1 year, half year, 3 months, or 1 month, and the interest is said to be compounded annually, semi-annually, quarterly, or monthly respectively. आपको दो चीजें समझनी है। अभी आपने दो चीजें देखी, सबसे पहले आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट और फिर देखा आपने कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आप जितना भी टाइम पीरियड लें, ठीक है, वहां पर आपको जो प्रिंसिपल है वो सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए था क्वार्टर में, मीन्स 4 मंथ, तो 4 मंथ्स में आपको कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिला होगा। जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, फिर आप उस नए प्रिंसिपल पे फिर 4 मंथ्स का एड ऑन करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी कैलकुलेशन है वो ज्यादा बढ़ती है, मतलब अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाता है। Computation of compound interest. There are different methods for calculating the amount and the compound interest. To understand the concept of compound interest, we first take up an example of simple interest. तो ये आपके simple interest का फॉर्मूला है, आपका simple interest आ गया 1200 और आपका प्रिंसिपल था 10,000। अब आप क्या करेंगे कि जो 10,000 है इसमें 1200 ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि अब जो आपका सिंपल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अलग है। Preeti borrows a sum of 10,000 from a bank for 1 year at the rate of 6% per annum. Then at the end of 1 year, Preeti has to pay back the principal and interest on 10,000 for 1 year at the rate of 6% per annum. Therefore, total amount to be paid by Preeti to the bank shall be this 10,600. Okay. Now, suppose Preeti is not in position to pay this amount to the bank, then the bank will charge the interest on 10,600 thereafter. अगर उस बच्चे ने मतलब प्रीति ने कह दिया कि अब मैं इस अमाउंट को पे नहीं कर सकती, उस लेडी ने कहा,
तो अभी अब क्या होगा कि वो 10,600 पर अपना नेक्स्ट जो होगा इंटरेस्ट वो देखेंगे। तो आपका प्रिंसिपल क्या बन गया, पहले था 10,000, आपने पहले बैंक से सिर्फ 10,000 लिए थे, बट आपने एक साल में वो पैसे वापस नहीं करे तो वो बन गए 10,600। तो अब आपने कितने ले रखे हैं बैंक से फॉर अ नेक्स्ट ड्यूरेशन, वो आपने ले रखे हैं 10,600। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन होती है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका अब आएगा 636। तो 10,600 में से आप 636 को ऐड कर देंगे। फॉर इन सपोज केस आपको देखना है कि आपने अमाउंट लिया कितना था, आपने लिया 10,000 और ये बन गया आपका 1236। अगर आप फिर से प्रीति फिर से अपना अमाउंट पे नहीं कर पाती तो जो नेक्स्ट अमाउंट बैंक वाले चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, वो करेंगे 11,236 पर। तो इस तरीके से बैंक वाले अपनी कैलकुलेशन करते हैं। The interest calculated in this manner is called compound interest. Therefore, we can say that the compound interest on 10,000 for 2 years at a rate of 6% per annum is 1,236. Now we have example number 7. Find the compound interest on 15,000 for 2 years at 8% per annum. So आप सबसे पहले 15,000 पर 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, आपका 1,200 आएगा। इस 1,200 को आप एड ऑन कर देंगे अमाउंट में, तो आपका ये बन जाएगा 15,000 प्लस 1,200 दैट इज योर 1,600 200 फॉर द सेकेंड ईयर। अब जो आपका नया प्रिंसिपल है वो क्या होगा, 16,200। तो यहाँ पर आप अपना नया प्रिंसिपल लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आएगा 1,296। तो 1,200 प्लस 1,296 2,496 आपका ओवरऑल इंटरेस्ट है फॉर 2 years। डिड्यूसिंग अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बार बार प्रिंसिपल को कैलकुलेट करें फिर पुट करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसेस हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक फॉर्मूला ही ओरिजिनेट कर लेते हैं फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज योर अमाउंट पी मल्टीप्लाई 1 + r/100 विद सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो वही फॉर्मूला आएगा जो हम अब तक सॉल्व कर रहे हैं, बट थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल 10,001 आपके फॉर्मूला में प्लस 12/100 आपका इंटरेस्ट। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 11,200 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम उसी तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं, वी प्रोसीड इन द सेम मैनर, वी सी दैट अमाउंट एट द एंड ऑन n years इज इक्वल टू P1 + r/100 एंड यहाँ पर जो आपका ये n है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका ड्यूरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हेंस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर n years इज P1 + PR/100 n और आप माइनस कर देंगे P से, तो आपके पास आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे किया है। नाउ दस ए इज इक्वल टू P1 + r/100 एन, ये n आपका जो रेशियो है, इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि और अच्छी तरीके से जब आप फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आपको अपनी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। फाइंड द अमाउंट फॉर 62,500 लेंट एट 4% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपका है 62,500, आर इसमें क्या है 4, ये आपका प्रिंसिपल है, एन इसमें क्या है 2 फॉर 2 years कर रहे हैं। अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, तो प्रिंसिपल 62,500 1 प्लस आपका इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे 4/100 एंड आपका ड्यूरेशन है 2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा अगर आपने इसे सॉल्व कर दिया। फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 और नीचे 1 यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर क्या 26। वेट, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, 25 बन जाए 25 एंड प्लस 1, तो 26/5 एंड 26/5, क्योंकि यहाँ पे 2 है, स्क्वायर वाली बात याद आ गई ना, तो वो तो 62,500 मल्टीप्लाई करेंगे 26/25 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 67,600। Therefore, the required amount is 67,600. Now, application of compound interest formula. Where do we use this compound interest formula? Not only for calculating interest, but it can also be used in different cases. For example, increase or decrease in population, the growth of bacteria if the rate of growth is known, the value of an item if its price increase or decrease in the intermediate areas. So example number 9, we have the population of a village is 6,250. It is found that the rate of increase in population is 8% per annum. Find the population after 2 years. Here P you have 6,250, rate of interest 8% and time period 2 years. आप इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे and you will get your answer 7,290. बस आपको फॉर्मूला में पुट करना आना चाहिए, थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, you will get your answer. So now students, we have exercise 8.3. The population of a city was 20,000 in the year 2020. It increased at the rate of 5% per annum. Find the population and at end of the year 2003. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2020 दिया हुआ है,
ये 2003 है। तो सबसे पहले तो आपको टाइम पीरियड जानना है ना कि आप किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर आप 2020 में से 2003 को माइनस करते हैं, सो आपके पास क्या आएगा, 0 - 3 नॉट पॉसिबल, 10 7 1 0 एंड 0। तो यानी कि आपका टाइम पीरियड जो है वो क्या है, वो है 17 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद आपके पास पता है कि आपका प्रिंसिपल क्या, अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं, ठीक है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में करेंगे P1 + R/100। अब यहाँ पर P है आपका 20,000, 1 प्लस टाइम आपका 7, यहाँ पर आएगा 17/100, और ये आ जाएगा आपका, सो आपका आंसर है, फॉर्मूला फॉर्मेशन हो गए 20,000, 1 + 75/100 एंड टाइम पीरियड है आपका 17। अब ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 20,000 है आपका, मल्टीप्लाई, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो कुछ 105/100 आएगा, 17 टाइम्स। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, आप इसे सॉल्व करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि इसे 1.05 कर देंगे, बट 1.05 को 12 टाइम 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो 17 टाइम्स है। तो इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन की जरूरत होगी। तो आप थोड़ी डीप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। जो भी आपका आंसर है उसे आप 20,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपका प्रिंसिपल है, ये आपका फॉर्मूले में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 और टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर। तो आप यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,500 मल्टीप्लाई, माइनस करेंगे तो 95/100। ठीक है। अब यहाँ 2 जीरोस कैंसिल आउट विद 2 जीरो, आप 105 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 95 से, यू विल गेट योर आंसर। ठीक, इसे आप सॉल्व करोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 years which is at present 12 lakh, the rate of increase is 4%। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करनी है, सेम फॉर्मूला पुट कीजिए और आंसर कैलकुलेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 फॉर 2 years at 10% per annum कंपाउंडेड एनुअली। सो यहाँ पर प्रिंसिपल सेम ही फॉर्मूला लगेगा आपका, बट कंपाउंड इंटरेस्ट बोला इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 1 + 10/100, और ये आपका आ जाएगा 2 years। ठीक है। सो 12,600 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 110 मल्टीप्लाई बाय 100। So 2 zeros are cancelled, 2 0, these two, this one, 11 multiply by is 121, और ये है आपका 126। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली आपको एक फॉर्मूला दिया गया है और उसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करना है और उसके बाद आपकी सारी कैलकुलेशन हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8,000 फॉर 2 years at 5% per annum कंपाउंडेड एनुअली। तो सेम ही क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सम ऑफ 10,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% per annum for 2 years। Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years। तो आपको एंड ऑफ द 2 years आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सेम है, आपके पास आपका पी दिया हुआ है, आपके पास आपका आर दिया हुआ है, आपके पास टाइम पीरियड है, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, a scooter was bought at 42,000, its value depreciated at the rate of 8% per annum, find its value after 1 year। तो बच्चों यहाँ पर हमने डिप्रिशिएशन वाला क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आप 8% को 100 से माइनस करेंगे तो आएगा 92/100, 90/200 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 42,000 से। ठीक है, कुछ ये आपकी कैलकुलेशन होगी। टू जीरो कैंसिल, 2 0 एंड 420 मल्टीप्लाई बाय 920, जो आपका आंसर आएगा वो आपकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है और उसके बाद बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पर हो जाएगा एंड। आई होप सो इसमें जितने फॉर्मुलाज दिए हैं, कॉन्सेप्ट दिए गए, वो आपको सब समझ में आए होंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।